Assalamu alaikum students, hope you will be fine. This is chemistry lecture number 5 and today we're going to discuss the importance of equilibrium constant and that we will see the direction of reaction and the extent of direction. So let's begin. Now first question is how to predict the direction of reversible reaction. Students, you know that we are dealing with reversible reaction and in reversible reaction we have to predict the direction. Direction may be forward, may be backward और may be at equilibrium. यानी कि तीन तरह से directions हो सकती हैं. या तो आपका reaction forward move करता है या आपका reaction backward move करेगा या फिर वो equilibrium position पर होगा. रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो आर के सी एंड क्यू सी. के सी गाइज यू वेरी वेल नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हमने पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़ा था, इसका हमने एक्सप्रेशन भी निकाला था. दैट वाज के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट divided by product of concentration of the reactants raised to the power of coefficient. This was the expression we used in the last lecture. आई थिंक आपको याद आ गया होगा. इसमें इसको मैंने समराइज़ कर दिया है कि के सी और क्यू सी का डिफरेंस क्या है. के सी इज़ एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन वेयर एज क्यू सी इज़ रिएक्शन कोशेंट. नाउ व्हाट इज़ क्यू सी, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम टर्म आई है. इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचने से पहले अगर आप किसी भी टाइम पर अपने रिएक्शन का कंसंट्रेशन फाइंड करते हो तो दैट इज़ नोन एज रिएक्शन कोशेंट. फॉर एग्जांपल मैंने 4 o'clock एक रिएक्शन स्टार्ट किया. नाउ एट 4:10 आई वांट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. तो उस पॉइंट पे 4:10 पर जब मैं उसको कंसंट्रेशन को उसकी फाइंड आउट करूँगी तो उस पॉइंट पर वो मेरा क्यू सी होगा, वो मेरा रिएक्शन कोशेंट होगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन के सी एंड क्यू सी. फर्दर मोर Kc is the ratio of equilibrium concentration of reactants and products. ये जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्रेशन में भी बताया कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को की रेशो है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब Kc इज स्पेसिफिकली फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर एज Qc इज द रेशो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इसको इनिशियल कंसंट्रेशन कहने का मकसद यही है कि ये वाला जो कंसंट्रेशन है ये आप इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले फाइंड आउट करते हो. जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि QC इज़ एक्चुअली द इनिशियल कंसंट्रेशन और ये तब आप फाइंड आउट करते हो जब आप अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंचे होते हो. नाउ कमिंग टू द एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ, लेट्स सी. Kc is the product of equilibrium concentration of the resultants divided by product of equilibrium concentration of the reactants. यहाँ पर जो रिजल्टेंट्स है ये एक्चुअली प्रोडक्ट है. वो प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं. यहाँ पे मैंने वर्ड रिजल्टेंट इसलिए यूज़ किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जो प्रोडक्ट्स है. ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ QC. QC is the product of initial concentration of the resultants divided by product of initial concentration of the reactant. So these were the expressions of Kc and Qc, and now I think that you are very well aware of these two terms, Kc and Qc. Kc which was equilibrium constant and Qc which was reaction quotient. And Kc is the ratio of equilibrium constant concentration of the reactants and products, whereas Qc is the ratio of initial concentration of the reactants and products. Now coming to the expression, Kc is the product of equilibrium concentration of the resultants divided by product of equilibrium concentration of the reactants, and Qc is the product of initial concentration of the resultants divided by product of initial concentration of the reactants. Now while predicting the direction of reaction we come across 3 cases. Definitely अभी हमने 2 टर्म्स पढ़ी हैं Kc और Qc की, और डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं. The first case is when QC value is less than Kc. The second case is QC value is greater than Kc, and the third case is QC is equals to Kc. Now coming to the first case, when QC is less than Kc. Now इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि QC जो कि रिएक्शन कोशेंट है इसकी वैल्यू प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है? QC is directly proportional to the product concentration.
यानी कि अगर आपके पास QC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास QC की वैल्यू कम है तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी अल्टीमेटली कम होगी। तो दिस इज़ अ जनरल रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए, रिलेशनशिप सॉरी, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इनके दरमियान में रिलेशनशिप। नाउ आगे देखते हैं। फॉर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन आपके सामने ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन है, जिसमें QC की वैल्यू अगर कम है तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम है, और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि उस टाइम रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा ही है। और अगर रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और वो आपस में प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली रिएक्शन हमारा फॉरवर्डली मूव करेगा। एंड टू अटेन द इक्विलिब्रियम नेट फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी अकर। और इस तरह से इस केस से हमें ये पता चला कि हमारा रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। लेट्स रिपीट, व्हेन QC इज़ लेस देन KC, QC की रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, और जब प्रोडक्ट्स कम होंगे व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, और अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और जब वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, दैट मीन्स वी आर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू, वी आर प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, सॉरी प्रिडिक्टिंग, हमने इसे यहाँ पे प्रिडिक्ट करी डायरेक्शन को कि हमारा रिएक्शन जो था वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। एंड टू अटेन द इक्विलिब्रियम नेट फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर, हमारा रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। नाउ कमिंग टू द केस 2, जब हमारे पास QC की वैल्यू KC से ज़्यादा होगी, इससे पहले भी यस QC की वैल्यू आपके पास KC से ज़्यादा है, दैट मीन, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दैट QC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इफ़ यू हैव लार्ज वैल्यू ऑफ QC दैट मीन्स यू हैव लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो व्हाट डज इट मीन? प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो इट मीन्स के मैक्सिमम रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर चुके हैं, प्रोडक्ट बना चुके हैं, और अब हमारे पास रिएक्टेंट्स कम रह गए हैं, प्रोडक्ट क्योंकि ज़्यादा बन चुके हैं। और अब क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुके हैं तो वो कोशिश करेंगे कि अब हम वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जाएं, और जब वो वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। डेफिनेटली when you have QC value larger, that means you have large amount of the products, and when you see the large amount of products in the reaction, then what does it mean कि मैक्सिमम रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट को बना चुके हैं, और अब क्योंकि आपके पास मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट्स हैं तो दीज प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे हम वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जाएं, और हमारा रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स मूव करेगा। तो इस केस 2 के रिज़ल्ट में हमने फाइंड आउट किया कि अगर QC की वैल्यूज़ KC से ज़्यादा होती है तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स मूव करता है। एंड टू अटेन द इक्विलिब्रियम नेट रिवर्स रिएक्शन विल अकर। इसके बाद थर्ड केस हम देख लेते हैं। व्हेन यू हैव QC वैल्यू इज़ इक्वल टू द KC, जब आपके पास QC और KC की वैल्यू बराबर है, यू हैव इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिर क्या होगा, नेट आपके पास क्या होगा, फॉर नेट रिवर्स रिएक्शन विल बी अकर। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए आई थिंक यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम पे ही होगा वो अपना रिएक्शन। ना हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी KC की QC की। इट्स अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन हम इसको कह सकते हैं, और रिजल्ट में आपके पास बन रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन। KC is 5 at 520 degree Celsius is 1.6 into 10 power minus 2, ये इसका KC equilibrium constant है, and we have to predict the direction in which the system will move to attain the equilibrium if the initial concentration of HI is 1.02 and that of hydrogen and iodine is 0.01 and 0.01 molar respectively। अब यहाँ पर उन्होंने हमें KC यानी equilibrium constant की भी बता दी वैल्यू, फर्दर मोर उन्होंने इनिशियल कंसनट्रेशन यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट का भी बता दिया, और सेपरेटली हाइड्रोजन और आयोडीन का भी बता दिया। हमने करना क्या है, हमने QC के एक्सप्रेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर देखना है कि क्या है। लाइक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयोडीन का,
लिखा हमने रिएक्शन कोशेंट और उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को पुट किया और फाइंड आउट किया कि इसकी वैल्यू जो QC है, इसका जो रिएक्शन कोशेंट है वो है 9.61 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू देखो, 9.61 इंटू 10⁻⁵ जो रिएक्शन कोशेंट की हमारे पास वैल्यू निकली है, ये वैल्यू छोटी है, इट इज़ लेसर देन Kc और ग्रेटर देन Kc, and this decision will decide whether the reaction will move in forward or backward। यानी कि इसको आप कंपेयर करोगे Kc की वैल्यू के साथ, जो आपके पास QC की वैल्यू निकली है इसको आपने कंपेयर करना है Kc की वैल्यू के साथ, उनको कंपेयर करो कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, और आपका यही डिसीजन डिसाइड करेगा कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या फिर बैकवर्ड। लाइक देखो, QC की वैल्यू 9.61 इंटू 10⁻⁵, और अगर एक्सपोनेंट में 10 के एक्सपोनेंट में अगर आपके पास -5 आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट्स पीछे जाएगा 0, यानी इट्स अ स्मॉलर वैल्यू। लेकिन सिंस द इनिशियल कंसंट्रेशन रेशो 9.65 इंटू 61 इंटू 10⁻⁵ इज़ लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ Kc, गिवन वैल्यू ऑफ Kc से कम है, Kc की जो गिवन वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻²। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो QC की वैल्यू कम आती है, हैंस द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसलिए आपका रिएक्शन क्या मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, और इस तरह से आपको डायरेक्शन का पता चल गया। नाउ व्हाइल प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अब हमने फाइंड आउट करना है कि हम किस हद तक रिएक्शन हमारा प्रोसीड हुआ है, तो उसके लिए भी 3 केसेस हैं जो कि आपने देखे अभी। नाउ लेट मी शो यू दिस। Kc की वैल्यू अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो आपका जो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि ज़्यादा आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड मूव हो चुका है, और अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है तो आपके पास ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अकर हो चुका है। और अगर आपकी Kc की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज है और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन जो है वो कंपेरेबल अमाउंट में है, यानी कि उनकी वैल्यू जो है कंपेरेबल है, बराबर है, नियरली एक दूसरे के बराबर है। सो दीज 3 केसेस हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, किस हद तक हमारा रिएक्शन हो चुका है, किस हद तक हम फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर चुके हैं, किस हद तक हम रिवर्स रिएक्शन मूव कर चुके हैं, या फिर दोनों रिवर्स रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन, जो दोनों हमारे रिएक्शंस हैं उनका नियरली इक्वल अमाउंट में ही अभी प्रोसीडिंग हुई है, हम लोग किस पॉइंट पे हैं, क्या है एक्सटेंट हमारा रिएक्शन का। सो द फर्स्ट केस हम देखते हैं जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो लेट मी शो यू, दिस इज़ द केस 1 व्हेन यू हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। इसमें द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक सील्ड कंटेनर है, इसके अंदर 1 मोल A के हैं, 1 मोल B के हैं, A एंड B आर द रिएक्टेंट्स, और C हमारे पास होगा प्रोडक्ट का। अगर तो आपका रिएक्शन प्रोसीड करता है टू द लार्ज एक्सटेंट, देन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, इस चार्ट से यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिएक्शन। व्हेन यू हैव लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, एक्चुअली द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड। अब आप देखो, शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्शन कोशेंट जो हमारा है, ब्लू चार्ट में देख रहे हैं, रिएक्शन कोशेंट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन में आपके पास रिएक्टेंट्स की वैल्यू है 1 और इस पॉइंट पे प्रोडक्ट आपके पास 0 है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी Kc पे आपके जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आपका रिएक्शन पहुंचा, ये वाला सील कंटेनर के अंदर जो हो रहा था, तो वहाँ पर रिएक्टेंट्स आपके पास है 0.01 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 0.99, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपके पास। ये बता रहा है आपको कि when the reaction system reaches equilibrium, the concentration of each reactant will be low, say 0.1 mole, 0.1 in the 1 liter container, while the concentration of the products will be much greater, say 0.99 moles in C in the 1 liter container। तो इसका क्या मतलब है कि लार्ज एक्सटेंट पर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर चुका है। तो केस 1, व्हेन यू हैव लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, दैट मीन्स कि आपका रिएक्शन जो है वो लार्ज एक्सटेंट पर फॉरवर्डली मूव कर रहा है, वो आगे मूव कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस, सॉरी दिस वाज द फर्स्ट केस आई गेस, यस। इसकी अब फर्दर एग्जांपल्स आप देख सकते हो।
कि यहाँ पर आप केसी की फर्स्ट रिएक्शन में केसी की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर 38 एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टू क्लोराइड आइंस आर कन्वर्टिंग इनटू क्लोरीन। तो यहाँ पर क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो लार्ज एक्सटेंट से फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है O3, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू O2 एंड द वैल्यू ऑफ केसी इज़ 1 इंटू 10 पावर 55। ये भी आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये जो क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप बता सकते हो कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा है लार्ज एक्सटेंट में इसका। अगर आप इसको समराइज़ करो केस 1 का तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्डली मूव कर रहा है, एंड एट दैट पॉइंट यू हैव लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड lesser concentration of the reactants. Now coming to the case 2 where Kc value is very small and reverse reaction is favored. इस पर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखो, मैंने फिर से वही एक कंटेनर लिया, सील कंटेनर जिसमें मेरा रिएक्शन हो रहा था, and I have 1 mole of X and 1 mole of Y. Now let's see what happens. If the reaction proceeds to only small extent, अगर तो रिएक्शन बहुत थोड़ा भी हुआ है, then most of the reactants will not react to produce the products. तो इसका डेफिनेटली यही मतलब बनता है कि ज़्यादातर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं अभी, उन्होंने अभी रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट को नहीं बनाया। इसके लिए भी एक चार्ट ले लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। इसमें यह है कि केसी की वैल्यू क्योंकि बहुत स्मॉल थी, इस वजह से ये केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल थी, इस वजह से इनिशियल कंसंट्रेशन में आपने देखा कि 1 आपके पास रिएक्टेंट्स थे और 0 आपके पास प्रोडक्ट्स थे। और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे पहुंचा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पहुंचा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचा, उस पॉइंट पे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.99 रह गई और प्रोडक्ट आपके पास बहुत थोड़े रह गए 0.01। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो उसका जो ज़्यादा इसकी लिमिट जो है वो रिवर्सली मूव कर रही है, वो ज़्यादातर रिवर्स में मूव कर रहा है। इसको देख लेते हैं। इफ़ द रिएक्शन प्रोसीड टू ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट देन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स विल नॉट रिएक्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। जैसे कि when the system reaches equilibrium the concentration of each reactant will be high, say 0.99 mole in the 1 liter container, while the concentration of the product will be much less, say 0.001 moles of Z in the 1 liter container. So आपने देखा केस 2 जिसमें केसी की वैल्यू बहुत कम थी, और अगर केसी की वैल्यू कम है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, और अगर बड़ी जल्दी उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े थोड़े रिएक्टेंट्स ने आपस में भी रिएक्ट किया और प्रोडक्ट को बना दिया। जब रिएक्टेंट्स बहुत कम थे और प्रोडक्ट बनने के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच गया तो हमारा जो रुझान था, जो हमारा लिमिट था, वो रिवर्सली मूव किया। इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। केसी वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, इसमें N2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर giving a reversible reaction and they are forming nitrogen oxide, and the value of the Kc is 1 into 10 power minus 30 at 25 degrees Celsius. अब ना आप देख सकते हो कि Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, यहाँ पर 10 के एक्सपोनेंट पर -30 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि 0.0030 टाइम्स आप 0 लिखो और उसके बाद 1, इतनी छोटी वैल्यू है ये। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, एंड व्हेन यू हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc दैट मीन्स यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन। अभी आपके पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपने बड़ी जल्दी अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम को, बड़ी जल्दी अचीव कर लिया तो दैट मीन्स अभी रिएक्टेंट्स बाकी थे, एंड प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट्स अगर बाकी हैं तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट भी कम है, और आपका जो रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, उसका लेस एक्सटेंट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ है और उसका मोर एक्सटेंट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ है। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस ऑफ Kc व्हेन इट हैज़ नीदर वेरी स्मॉल वैल्यू और नीदर वेरी लार्ज वैल्यू। जब इसके पास इतनी ना छोटी है ना बड़ी है, इसमें आप कह सकते हो कि उसके 10 के एक्सपोनेंट के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, कोई माइनस नहीं है, कोई प्लस नहीं है। इट इज़ मतलब नॉर्मल वैल्यू जो ना बड़ी है ना छोटी है। लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है 400 डिग्री सेल्सियस पे, Kc की वैल्यू 64 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर दे हैव कंपेरेबल वैल्यूज़, तो ये ना ज़्यादा लार्ज है ना